Namaskar students, I am Sharad Gupta, faculty of physics. आप सबका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करना चाह रहे हैं वो क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली हम इनको डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज को अपन मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। जस्ट लाइक कि आपको अगर कोई लेंथ मेजर करनी है तो उस लेंथ को आप मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी मेजर करनी है तो आप उसको मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर्स में इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। बट स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि आसमान में तारे कितने हैं, तो आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि सर आपके सर पर बाल कितने हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को या जिन क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। नाउ, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई करने का बेसिस हमारा क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। और इसी बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इनका डायरेक्शन से कोई लिंक नहीं होगा। बट whenever we are talking about vector quantities, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है और ये डायरेक्शन बाकायदा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अफेक्टेड भी करती है। सो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन से इनका कोई लिंक नहीं होगा। दूसरा हम ले रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अटैच होती है और इवन डायरेक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड को अफेक्टेड भी करती है। सो स्टूडेंट, हमारा जो पूरा पोर्शन टॉपिक का रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी से रहेगा। तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन हम वेक्टर क्वांटिटीज पर ले लेते हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो इनके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस is a scalar quantity, right? Similarly, speed is also a scalar quantity. Even energy, work, power and many more. बहुत सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। देयर आर सम एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज: डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, पावर। सिमिलरली, वेक्टर क्वांटिटीज के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
momentum, force, etc. These are some physical quantities जो कि vector quantities में include होती हैं. They have magnitude as well as direction. Now अब अपने पूरे चैप्टर या टॉपिक का जो वेटेज है वो सारा वेक्टर पे रहेगा. तो वेक्टर के बारे में हमने ये तो देख लिया कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड है, राइट. अब इन वेक्टर क्वांटिटीज को भी फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज पोलर वेक्टर एंड अदर वन इज एक्सियल वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, पोलर वेक्टर की हम बात करें तो दीज आर दोज वेक्टर्स which have starting point, जिनका starting point हो, that means have starting point. इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. अब जो पोलर वेक्टर्स होंगे उन पोलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है कि मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है a which is represented by a variable a. Now अब अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम एक एरो लाइन ड्रॉ करेंगे. तो नाउ इट बिकम वेक्टर. तो पर्टिकुलर वेरिएबल a represent the physical quantity and that arrow line on the vector is represent the vector a. That means this physical quantity have magnitude as well as direction, right. अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें पोलर वेक्टर को, तो अपन इसको एक एरो लाइन के थ्रू सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, जहां पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट एरो represent the direction, and length of this arrowed line represent the magnitude of vector. जिस वेक्टर के लिए अपन इस लाइन की लेंथ ज्यादा बनाएंगे तो दैट मींस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. अगर किसी एरो लाइन की लेंथ हम कम बनाएंगे दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड भी कंपैरेटिवली कम है. ओके, तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर वेक्टर. नाउ कम टू द एक्सियल वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, these are those vectors which represent the rotational effect and act along the axis of rotation. तो यहां पर अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक्सियल वेक्टर जो हैं that represent the rotational effect, represent rotational effect, right. सेकंड थिंग, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? इनकी डायरेक्शन होती है along the rotational एक्सिस. रोटेशनल एक्सिस मतलब वो एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी या ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है. तो नॉर्मली रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क. These are some examples of axial vector because these quantities are related with the rotational motion. जो फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन के लिए यूज हो रही है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, जो कि वेक्टर हैं, दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ एक्सियल वेक्टर. ओके,
अब एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करें? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम किसी भी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या है राइट हैंड थंब रूल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका एक पार्टिकल है जो कि इस पाथ पर एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहा है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है। अब मान लीजिए ये जो रोटेशन है ये आपका इस तरीके से हो रहा है, जो एरो है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में रोटेशन कर रही है। अब अगर इस रोटेशन के लिए हमें कोई एक्सियल वेक्टर डिफाइन करना है तो हमें अपने राइट हैंड को यूज करना है। तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को हमें रोटेशन की डायरेक्शन में फोल्ड करना है। यानी आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करिए और जो आपका थंब होगा जो कि इन फिंगर्स के परपेंडिकुलरली अरेंज होगा, वो थंब आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करिए और जो आपका थम्स अप है वो आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा और आप देखेंगे कि आपके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। सो इस पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन के लिए एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि आपकी कोई बॉडी या वस्तु जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए इस बार डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बॉडी। अब अगर इसके लिए हम एक्सियल वेक्टर निकालना चाहें तो अगेन हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। इस बार हमें क्या करना है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो जब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं तो देखेंगे कि जो आपका थंब है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये थंब आपके एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और थंब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो नो डाउट एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि वेक्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पोलर वेक्टर होंगे जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां हम उनका इनिशियल पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। पोलर वेक्टर्स को किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएबल के ऊपर एक एरो लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें पोलर वेक्टर का तो एक सिंपल एरो लाइन के थ्रू हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एरो जो होगा दैट विल represent the direction of polar vector and the length of this line represent the magnitude of polar vector. Now the second type of vector is axial vector. तो basically axial vector rotational effect को represent करता है। जब भी rotational motion होगा उससे related जितनी भी physical quantities आएंगी जो कि वेक्टर होंगी तो वो किस में क्या डिफाइन होंगी, एक्सियल वेक्टर में डिफाइन होंगी। दूसरी बात, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होगी। जिस तरफ आपकी रोटेशनल एक्सिस होगी उसी के अलोंग आपका एक्सियल वेक्टर हमेशा आएगा। फॉर एग्जांपल
कुछ एग्जांपल अपन दे रहे हैं एक्सियल वेक्टर के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब। कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में सेट करते हैं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फोल्ड करिए, तो जो आपका थंब होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करिए, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहा है, तो दैट मींस आपका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम चलते हैं और अब हम देख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर की। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होंगे। तो अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो दैट इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? तो स्टूडेंट, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं ए। अगर इसके ऊपर हम एरो लाइन बना देते हैं, तो दैट बिकम वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का मॉडुलस हमें शो करना है या मैग्नीट्यूड हमें शो करना है, तो इसी के साथ हम लगा देते हैं मोड। दैट मोड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और हम चाहें तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ वेरिएबल लिखना पड़ेगा ए। इसके ऊपर से अगर हम एरो लाइन हटा दें, तो दैट ए, सिंपली ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड डेफिनेशन की हम बात करें, तो दैट इज यूनिट वेक्टर। दैट इज यूनिट वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, लेकिन साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर is a vector which have unit magnitude and its direction is always along the direction of given vector। तो यूनिट वेक्टर जो होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? यूनिट। इट्स मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट। हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट होगा। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर हमें दिया हुआ होगा, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। अब ये डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें। तो देखिए, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए हमने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल लिया ए। अगर इसके ऊपर हम एरो लाइन बना देते हैं, है ना, एरो लाइन बना देते हैं, तो दैट बिकम वेक्टर, राइट। लेकिन एरो लाइन को हटाकर अगर हम इसके ऊपर कैप बना दें, जस्ट लाइक दिस, अगर हम इसके कैप बना दें, तो दैट इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। दैट इज नॉन एज यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी हमें वेक्टर दिया है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? कैप का साइन उसके ऊपर हमें लगा देना है। सो स्टूडेंट्स,
हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि वेक्टर के साथ लगा देंगे मोड, तो दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, राइट। और इसके साथ हम लगाएंगे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या काम कर रहा है, डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड which is represented by मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, एंड दूसरा आ गया इसमें डायरेक्शन, जिसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसी फॉर्मूले से हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना सकते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब अगर हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करें, तो देखिए यूनिट वेक्टर की ही हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक्सेस का यूज करते हैं मैक्सिमम। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन एक्सेस हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। सो स्टूडेंट, फिजिक्स में भी हम तीन एक्सेस का यूज करेंगे, और इन पर्टिकुलर एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह के यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। किस तरीके से, एक्स एक्सेस में हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। वाई एक्सेस पर भी हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सेस पर भी हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। सो स्टूडेंट्स, आई कैप क्या है यहां पर, आई कैप दैट इज यूनिट वेक्टर in x direction. I कैप क्या है, that is the unit vector in x direction. J कैप क्या है, that is unit vector in y direction. Similarly, K कैप क्या है, that is unit vector in z direction. Okay students, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है और उसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, तो इन्हीं आई जे के की फॉर्म में हम यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, और उसकी वैल्यू जो आई जे के फॉर्म में है वो किस तरीके से है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सो यहाँ पर ax क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन, ay दैट इज द मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन, az दैट इज द मैग्नीट्यूड इन z डायरेक्शन। तो तीन डायरेक्शन में हमारे पास तीन मैग्नीट्यूड है, ax ay एंड az। नाउ ये कहलाता है किसी भी वेक्टर का आई जे के फॉर्मेशन, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो देखिए इसी वेक्टर का अगर हमें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, यानी ए कैप कितना होगा, तो ए कैप का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो वेक्टर हमारे पास ये रहा, वेक्टर कितना है अपने पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस इज द वेक्टर डिवाइड बाय। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो सेकेंड इक्वेशन आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की है,
तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. So this become formula of unit vector in IJK formation. ओके स्टूडेंट, अगर अपन देखें फॉर एग्जांपल अपन सेट करें कि आपको एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर a दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. सो अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट आपके x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस k डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 स्क्वायर. सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज अंडर रूट 40. तो अंडर रूट 14 दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. सिमिलरली अब अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, तो आपको करना क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट. तो वेक्टर आपके पास कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, दैट इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अंडर रूट 40. तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a. Is it clear? So student, it is all about unit vector. Now, अब और डेफिनेशंस की तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की. तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे. तो हम ये कह सकते हैं कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा हो, इक्वल हो, एंड डायरेक्शन जो है दोनों वेक्टर्स की वो सेम हो, तो वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे. जस्ट लाइक कि देखिए मैंने एक वेक्टर बनाया ये, दैट इज वेक्टर a, दूसरे वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया इस तरीके से, तो दैट इज वेक्टर b. तो आप देखिए दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और दोनों एरोस की जो एरो लाइन है उनकी मैंने लेंथ सेम बनाई है, और लेंथ सेम होने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है. तो दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेगेटिव वेक्टर. अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो वो वेक्टर्स आपके कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर. तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट डायरेक्शन जब हम उनकी देखते हैं तो वो डायरेक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, राइट. तो ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर. जस्ट लाइक कि मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, दैट इज वेक्टर a, और एक अदर वेक्टर बनाया, दैट इज वेक्टर b. अब आप देखिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है. कैसे पता लगा मुझे, कि ये जो एरो लाइंस हैं ये सेम लेंथ की बनाई हैं, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे. उसके बाद हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर. तो बेटा जी ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक ही हो, तो वो कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर, which have same starting point. ऐसे दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर. जस्ट लाइक डजंट मैटर इनका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं,
डजंट मैटर इनके डायरेक्शन सेम है या नहीं, लेकिन अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो दैट मीन्स दे आर को इनिशियल वेक्टर। जस्ट लाइक कि मैंने एक वेक्टर ये बनाया, दैट इज वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर बनाया, दिस वन, दैट इज वेक्टर बी। आप देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट मीन्स दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर। हो सकता है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, जस्ट लाइक कि ये आपने दो वेक्टर बनाए, एक बनाया वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, राइट? तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दे आर को इनिशियल वेक्टर, राइट? हो सकता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, जस्ट लाइक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस बार दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट हमें तो सिर्फ चेक करना है कि क्या दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। बिल्कुल सर, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसलिए ये कहलाएंगे co-initial vectors. Okay, and next definition is collinear vector. तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगेन डजंट मैटर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, डजंट मैटर कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो दैट मीन्स दे आर नॉन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, which are parallel to each other। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर है। जस्ट लाइक कि मैंने एक वेक्टर बनाया ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बनाया ये। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स दे आर कोलिनियर वेक्टर। हो सकता है एक वेक्टर आपका ए इस तरीके से बनाया जाए, एक वेक्टर ये बनाया जाए वेक्टर बी। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर है, पहली बात। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर ही हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर ही हैं। तो किसी भी वेक्टर के पेयर के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए एक से ज्यादा कंडीशन भी लग सकती हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है वो इक्वल वेक्टर्स भी हों और साथ में कोलिनियर भी हो सकता है कि वो इक्वल वेक्टर्स भी हों और कोइनिशियल वेक्टर भी हों। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन किसी भी वेक्टर पेयर के साथ लग सकती है। जरूरी नहीं कि दो वेक्टर्स के पेयर्स पर एक ही कंडीशन लगे, एक से ज्यादा कंडीशन भी पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से हमें बनाना है, इससे हम समझते हैं। देखिए ये मैंने एक्सेस ले ली, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, राइट? अब इन दोनों एक्सेस के बीच में कहीं मैंने दो पॉइंट इंडिकेट किए, दैट इज माय पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन एक्स वाई प्लेन पर कहां पर है, इसको मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करने वाला जो वेक्टर होगा दैट इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। किस तरीके से देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं अभी पोजीशन वेक्टर की, राइट? तो देखिए ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक, ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ओरिजिन टू पॉइंट ए। ये देखिए ये मैंने एक वेक्टर बना दिया और इस वेक्टर को नाम दे दिया वेक्टर R1। सिमिलरली
पॉइंट बी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, पोजीशन बी की डिफाइन करने के लिए ऑरिजिन से पॉइंट बी तक, ऑरिजिन टू पॉइंट बी, मैंने एक वेक्टर और डिजाइन कर दिया जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऑरिजिन टू पॉइंट बी, और इस वेक्टर को नाम दे दिया वेक्टर R2। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 बनाए हैं, these are known as position vector. These are known as position vector. ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर हैं। वेक्टर R1 एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है जो कि पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। सिमिलरली वेक्टर R2 जो है दैट इज आल्सो अ पोजीशन वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है जो कि पॉइंट बी की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो वेक्टर R1 और वेक्टर R2 आपके पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने 9th में देखी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है। तो मान लीजिए बेटा जी, मैं एक गिवन टाइम इंटरवल में ये कहता हूं कि गिवन टाइम इंटरवल में एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट हो गया है। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी पोजीशन में जो चेंज आया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इस पोजीशन में चेंज को डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करें, अ वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच and in which direction an object has changed its position in a given time interval। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें ये बताता है कि एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुआ है, तो इस नो डाउट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैं एक वेक्टर बनाता हूं, देखिए, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बनेगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो रहा है। तो ये जो एक वेक्टर मैंने बनाया, इसका मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। तो ये जो वेक्टर ए बी हमने बनाया है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर डिफाइन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया है और किस डायरेक्शन में चेंज आया है। कितना चेंज आया है वो इस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगा, और किस डायरेक्शन में चेंज आया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पोजीशन में चेंज आया है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आज हम अपना पहली जो एक तरह की क्लास है उसे हम कंप्लीट करते हैं। होप सो जो टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ये टॉपिक अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, राइट। अभी इसी टॉपिक के जो सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।